जलसे में शामिल हमारे आपके चहीते एमएलए, बैठ जाओ भाई, तुम लोग कहीं खड़े बैठ जाओ। आपके अर्दिल अजीज एमएलए जो 5 महीने पहले जिनको आपने वोट देके जिताया, जरा स्क्रीन के सामने से हट जाओ भाई, लोग हट जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। आ स्क्रीन मुंगट उंडकंडी जरगंडी, स्क्रीन मुंगट उंडकंडी तम्मी जरगंडी, बैठ जाओ तुम लोग, स्क्रीन के सामने मत रहो। आपके जुबली हिल्स के एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब, जो कि हमारे पार्टी के सदर भी हैं, बीआरएस पार्टी के हैदराबाद के, और आज आपके आशीर्वाद के लिए यहां पे पधारे हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट के कैंडिडेट, और आपकी दुआ से, आपकी आशीर्वाद से होने वाले सिकंदराबाद के एमपी जून 4 तारीख के दिन हमारे पद्माराव साहब, साथ ही साथ मंच में शामिल हमारे भाई, हमारे लीडर, और इस जलसे में शामिल हमारे बहन और भाई, आप सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूं। माफी चाहता हूं कि देरी से आया हूं, मैं आदिलाबाद से आ रहा हूं, थोड़ा वक्त हो गया, पर 2-4 चीज आपसे शेयर करने, आपको बताने, आपसे ये गुजारिश करने कि हमारे पद्माराव साहब को और केसीआर साहब को एक बार जिता के आप मजबूत करें, ये रिक्वेस्ट करने में यहां पे आया हूं। मैं भाइयों बहनों, मैं आपको 2-4 चीज कहना चाहता हूं, 2-4 चीज आपसे बताना चाहता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जो कि 10 साल से वजीर आजम है, 10 साल से हुकूमत चला रहे दिल्ली में, अब उनका रवैया साफ है, वो बस डबल इंजन की बात करते हैं। क्या है डबल इंजन? एक इंजन है जुमला, जुमला मतलब बोलेंगे वोट के लिए कि भाइयों बहनों मित्रों, आप सब लोग जनधन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं बोल के 10 साल बोले, 10 साल पहले बोले। एक आदमी को भी आज तक हिंदुस्तान में 15 लाख नहीं मिला, पर जुमला काम चल गया, जुमला काम कर गया, प्रधानमंत्री बन गए। आज मैं यहां आ रहा था बेगमपेट से, देखा हर जगह लगा पोस्टर, मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या है ये मोदी की गारंटी? 2014 में क्या क्या बोले आप? बहुत कुछ बोले, बोले कि काला धन वापस लाऊंगा, 15 लाख दूंगा। खत्म हो गया गारंटी, कोई उसका आज तक देखने को भी, कहीं भी एक जगह भी एक पैसा भी किसी को नहीं मिला। आमदनी डबल कर देंगे किसानों की, गारंटी है मोदी की, बोले 2014 में। किसानों की आमदनी हिंदुस्तान में हर किसान का गारंटी डबल कर देंगे बोल के बोले, किसी का कुछ नहीं हुआ। तीसरा गारंटी, बोले हमारे बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, मैं आपको नौकरी दूंगा। हर साल 2 करोड़ माने 10 साल में 20 करोड़ नौकरी का गारंटी था, वादा था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। बाद में बोले हर गरीब को घर बना के दूंगा, मोदी की गारंटी है 2022 तक दे दूंगा, उस गारंटी का भी आज तक कोई अता पता नहीं है। साथ साथ ये बोले हर घर में नल लगा देंगे, आज तक उस गारंटी का भी कोई अता पता नहीं। इस हद तक फेंके, बहुत बड़े फेंकू है, इस हद तक फेंके कि बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे हिंदुस्तान में। बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, आखिर आजकल जो ट्रेन चल रहे हैं ना, पुराने ट्रेन घिसे पिटे, उसमें बुजुर्गों का जो एक ये था डिस्काउंट था सिटीजन का, सीनियर सिटीजन का, उसको तक हटा दिए। और आखिरी में ये वादा भी करे मोदी साहब कि अमेरिकन लोग, गोरे लोग आएंगे, लाइन में लग जाएंगे, हिंदुस्तान की वीसा के लिए लाइन लगेंगी, ये मोदी का गारंटी है। इन गारंटियों में से एक गारंटी भी आज तक अमल नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आज फिर एक बार कह रहे हैं कि मोदी गारंटी है, आपको राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर एक बार बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग शायद बहक भी जाएंगे। मैं आप भाइयों से बहनों से ये गुजारिश करने आया हूं कि हमने 10 साल, 9.5 साल आपके आशीर्वाद से, केसीआर साहब ने जब हुकूमत चलाई थी तेलंगाना में, क्या क्या काम करे, एक मर्तबा आप सोचो। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब ने हर किसी का खिदमत किया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो,
गरीब ईसाई हो, सिख हो, मजहब जो भी हो, इंसान को इंसानियत के नाते मदद करने की कोशिश केसीआर साहब ने जबरदस्त की। अगर एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी होती है, आपको मिली शादी मुबारक। अगर आपके घर में एक रमजान जैसा एक त्योहार होता है तो उसमें आपको मिला रमजान तोहफा। वैसे ही अगर एक गरीब हिंदू बच्ची की शादी होती है, उसको मिलता था कल्याण लक्ष्मी, और दशहरा के दरमियान हिंदू बच्ची को भी एक साड़ी, एक तोहफा मिलता था। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिसमस के दौर आपको एक गिफ्ट मिलता था। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, अभी माह महीना रमजान अभी निकल गया, किसी को मिला रमजान तोहफा? यहां पे मिला किसी को? पता है क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज यहां हुकूमत जो चल रही है वो कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, वो कांग्रेस और आरएसएस की मिलावट की हुकूमत है। रेवंत रेड्डी साहब जो हैं वो खुद, उनके ताल्लुकात जो हैं आरएसएस से हैं। भाइयों बहनों, मैं आपके वोटों के वास्ते ये नहीं कह रहा हूं, मैं आगे भी कहूंगा, 13 तारीख के बाद भी कहूंगा और आप सुनते रहेंगे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात। आप एक मिनट के लिए सोचिए, यहां के वजीर आला जो हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं और उसकी पार्टी क्या बोल रही है, एक मिनट सोचो। ऊपर उनके पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी, दिल्ली में राहुल बाबा बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? आप जानते हैं। मोदी को चोर बोलते राहुल बाबा, रेवंत बाबा क्या बोलते मालूम है? चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। खुलेआम बोल रहे हो, उनका ये कोई छुपा छुपी बयान नहीं है, खुलेआम आवाम के सामने बोल रहे हैं ये आदमी हमारे बड़े भाई है। राहुल बाबा बोलते हैं कि गौतम अडानी फ्रॉड है। रेवंत बाबा बोलते हैं अडानी फ्रॉड नहीं है, अडानी हमारे फ्रेंड है। राहुल बाबा बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है, बकवास है। रेवंत बाबा बोलते हैं खुलेआम आवाम के सामने कि गुजरात मॉडल शानदार है, हम भी मोदी के नक्शे कदमों पे चलेंगे, तेलंगाना को भी गुजरात मॉडल बनाएंगे। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं भाइयों, हाल ही में रेवंत रेड्डी गए थे दिल्ली, वहां पे एक टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने, आपकी अदालत, उसमें किसी बच्चे ने कह दिया उनसे, इन्होंने पूछा किसको वोट दोगे कैमरा के सामने, बच्चे ने कहा मोदी को देंगे। अब आप कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या बोलना चाहिए आपको? एक बार सुन लीजिए क्या बोले इन्होंने। तुम लोग बैठ जाओ ना यार, क्या आ रहा, बैठा हो नीचे बैठो, जरा प्ले करो भाई। पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप सोच कर दो। मोदी जी को, हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक अब आप कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैं, कोई बोलता है आपके मुंह पे कि मैं मोदी को वोट दूंगा, क्या बोलना चाहिए आपको? अरे बेवकूफ, हिंदुस्तान खतरे में है मोदी की वजह से, ना दो वोट। वो हर घर में जहर भर रहा है, हर दिल में जहर भर रहा है, ना दो वोट बोलना है। क्या बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब? फिर एक बार सुन लो। बैठो ना यार, तुम लोग क्या तंग कर रहे हो, बैठो, फिर एक बार सुनाओ भाई। पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप सोच कर दो। मोदी जी को, हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक हाँ दो, कोई परवाह नहीं। परवाह इसलिए नहीं है साहब को क्योंकि ये खुद बीजेपी में जाने वाले हैं भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही जल्दी। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, आप सुन लो। बीजेपी के एमपी अरविंद निजामाबाद के, सुन लो क्या बोल रहे हैं। వీళ్ళంతా ఇటువంటి అబద్ధాలు చెప్పి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తీ అని చెప్పి తుర్కోలని బేవకూఫ్ చేశారు. ఆయన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తుర్కోలందరూ బేవకూఫ్ చేశారు. వాళ్ళు పిచ్చలు లెక్క మొత్తం ఓటర్లు తీసుకుపోయి కాంగ్రెస్ చేసారు, ఆ కేసీఆర్ ముంచారు. ఆ కేసీఆర్ బతుకుండగా బీజేపీని కంట్రోల్ చేసారు పెరగకుండా. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కూడా ఎక్కడ కూడా బీజేపీని కంట్రోల్ చేయలేరు. ఏదైతే కూడా దేశం కాంగ్రెస్ మొత్తం ఖాళీ అవుతున్నది. ఈడ కూడా రేవంత్ కూడా కాంగ్రెస్ ఖాళీ చేసి బీజేపీలోకి వస్తాడు. एक बार फिर सुनो भाई लोग क्या बोल रहे हैं नो, बीजेपी बीआरएस एक है बोल के कैंपेन चलाए, उस वजह से कुछ मुसलमान भाई और बहन भी कांग्रेस को वोट दिए। इस वजह, मेरी बात नहीं है उनकी बात है, उस वजह से केसीआर हार गए। पर ये क्या कह रहे हैं, सबको बेवकूफ बना के फिर रेवंत रेड्डी भी जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल होने आ रहे हैं। फिर एक बार सुन लो भाई, सुना दो। వీళ్ళంతా ఇటువంటి అబద్ధాలు చెప్పి
బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తి అని చెప్పి తుర్కోలని బేవకూఫ్ చేశారు వీళ్ళు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. తుర్కోలందరూ బేవకూఫ్ చేశారు. వాళ్ళు పిచ్చలు లెక్క మొత్తం ఓటర్లు తీసుకుపోయి కాంగ్రెస్ వేసారు, ఆ కేసీఆర్ ని ముంచారు. ఆ కేసీఆర్ బతుకుండగా బీజేపీని కంట్రోల్ చేసారు పెరగకుండా. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కూడా ఎక్కడ కూడా బీజేపీని కంట్రోల్ చేయలేడు. ఎడేతుడు దేశం కాంగ్రెస్ మొత్తం ఖాళీ అవుతున్నది. ఈడ కూడా రేవంత్ కూడా కాంగ్రెస్ ఖాళీ చేసి బీజేపీలోకి వస్తారు. ये आदमी मुझे नहीं पसंद है, बट इसके बाद में एक सच है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब तक केसीआर थे काबू में रखे तेलंगाना में, जब तक केसीआर की हुकूमत थी तेलंगाना में तब तक काबू में रखे, उनको बंद रखे. एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, 1 मिनट के लिए आप जरा सोचिए. 2014 में मोदी को रोकने वाले एक ही लीडर हैं तेलंगाना में, वो थे केसीआर. 18 में दोबारा जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान का, तब भी तेलंगाना में उनको रोकने वाले थे केसीआर. 23 में जो अभी नवंबर 30 तारीख के दिन इलेक्शन हुआ, जिस दिन आप गोपीनाथ साहब को, पद्माराव साहब को आप एमएलए बनाए, उस इलेक्शन में भी बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं तेलंगाना में, इनको भी साथ साथ बंडी संजय, अरविंद, रघुनंदन राव, इटेला राजेंद्र, सोयम बापूराव, 3 एमपी और बड़े बड़े लीडर, इन सबको हराया किसने? करीमनगर में बंडी संजय को हराया किसने? बीआरएस ने. धर्मपुरी अरविंद को कोरुटले में हराया किसने? दुब्बाक में रघुनंदन राव को हराया किसने? इटेला राजेंद्र को किसने हराया? हुजूराबाद में और गजवेल में बीआरएस ने. बोथ में सोयम बापूराव को किसने हराया? बीआरएस ने. भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, फिर कांग्रेस कहां है? कहां लड़ रही कांग्रेस बीजेपी के साथ? एक तरफ बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, बी टीम है, बकवास करते रहते हैं, और कांग्रेस क्या करी मालूम आपको? गोशा महल भी हम जीत जाते हैं. यहां पे हैदराबाद पूरे जीएचएमसी के दायरे में 24 सीट है, 16 सीट आप हमारे को दिए, हमको जिताए. सिर्फ एक सीट बीजेपी को मिला, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला. 7 सीट मिले मजलिस को, 1 सीट बीजेपी को मिला, वो है गोशा महल. वो भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस गद्दारी करी, वहां पे एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा कर दी, डिपॉजिट जब्त हो गया, जमानत जब्त हो गया. भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस होती तो बंडी संजय, तो धर्मपुरी अरविंद, राजा सिंह, इटेला राजेंद्र, रघुनंदन, इनके खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी सही कैंडिडेट को नहीं खड़ा करी? आज भी वही हो रहा है तेलंगाना में. फिर से आप देखिए, एक मर्तबा सोचिए, 6-7 सीटों में बीजेपी को जिताने की साजिश आज भी कांग्रेस कर रही है. भाइयों, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, चेवेल्ला, महबूबनगर, इन सारे सीटों में फिर एक बार जिताने की कोशिश में आज कांग्रेस लगी है. मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सोचिए और इनकी बात सुनिए. इनका नाम है बंडी संजय. ये आदमी अभी तक थोड़े महीनों तक बीजेपी के स्टेट के सदर थे. वो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए. మీరు మేము కొట్లాడుకుని కాదు, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొట్లాడుకుని కాదు. ఉన్న అక్కడక్కడ కొంచెం ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన బొంద పెట్టాలి ఫస్ట్. మీరు మేము కొట్లాడుకుని కాదు, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొట్లాడుకుని కాదు. ఉన్న అక్కడక్కడ కొంచెం ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన బొంద పెట్టాలి ఫస్ట్. मैं इसका तेलुगु मैं भी ज्यादा नहीं समझता हूं, थोड़ा गड़बड़ तेलुगु है इसका, पर आपको समझाता हूं. नो क्या बोल रहे हो? जब हमारी हार हुई इंतखाबात में 3 दिसंबर को, ये आदमी भी हार गया, बट उसके मुंह पे खुशी देखो. इन्हों खुद हार गया करीमनगर में, बट उसके मुंह पे इतना खुशी इसलिए है क्योंकि बीआरएस हार गई. और ये क्या बोल रहा है उस दिन कि कांग्रेस और बीजेपी को नहीं लड़ना है एक दूसरे के साथ, पहले दफन करो बीआरएस को, बाद में हम आपस में लड़ेंगे. उसका बयान है. वो बोल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें पहले बीआरएस को दफन करना है, बाद में हम लड़ लेंगे आपस में. भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे, 2014 से लेकर आज तक 10 सालों में मोदी 8 हुकूमतों को गिरा दिए, 8 रियासतों में अलग अलग हुकूमतों को गिरा दिए. आप देखिएगा, जहां कहीं एक रीजनल लीडर ताकतवर था, जबरदस्त था,
उसका मुकाबला मोदी नहीं कर पाए। तेलंगाना में भी हमको तोड़ने की कोशिश की, हमारे 4 एमएलए को खरीदने की कोशिश की, उनको ले गए हम लोग, पकड़ लिए चोरों को, अंदर डाल दिए, बीएल संतोष तक केस करे, उस पे भी आज भी केस चल रहा है। वैसे ही ममता दीदी को बंगाल में तोड़ने की कोशिश की, नाकाम, क्योंकि ताकतवर लीडर है। वैसे ही दिल्ली में कोशिश करे केजरीवाल को तोड़ने की, नाकाम। वैसे ही कोशिश करे झारखंड में हेमंत सोरेन को तोड़ने की, वैसे ही कोशिश करे तमिलनाडु में स्टालिन को तोड़ने की। जहां जहां एक ताकतवर लीडर है वहां कुछ नहीं कर पाए, पर जहां कांग्रेस है वहां तोड़ना आसान है। कमर तोड़ दिया कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, कमर तोड़ दिया कांग्रेस का कर्नाटक में और गोवा में। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, कांग्रेस में वो हिम्मत नहीं है आज बीजेपी से लड़ने की, बीजेपी को हराने की। मैं जानता हूं आपको मिलेंगे कहीं से ऊपर से कोई आदेश, कोई दिल्ली से आता है, कोई आता है महाराष्ट्र से, बड़े बुजुर्ग आदमी आके आपसे कहने लगता है भाई मोदी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को वोट दो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो क्या जानते हैं हालत हमारे यहां? तेलंगाना में अगर किसी ने रोका 10 साल से बीजेपी को, वो है केसीआर, 14 में, 18 में, 23 में। पर अगर गलती से हम फिर एक बार कांग्रेस को वोट देंगे, भाइयों बहनों में आप याद रख लो, ये बात याद रख लो, ध्यान से सुन लो, फायदा होगा बीजेपी का, बाद में हमें नहीं खोजना। आप अगर गलती से कांग्रेस को वोट देंगे तो फायदा होगा बीजेपी का, नुकसान होगा आपका और हमारा। आप यही बात याद रख लिए, ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज कोई कांग्रेस का बेवकूफ ये बोलता है कि बीआरएस और बीजेपी एक है। मैं पूछना चाहता हूं उससे, मेरी बहन केसीआर की बेटी कविता 55 दिन से बंद पड़ी है तिहाड़ जेल में। अगर हमारी कोई समझौता होती बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमारी बच्ची क्या आज जेल में रहती क्या? उन पे केस लगती क्या? एक और बात भी पूछना चाहता हूं मैं, मुझे एक कांग्रेस लीडर को दिखाओ जिसका खुद जो बैठा है जेल में, या उसकी बेटी या बेटा बैठा है जेल में। ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में कि अरविंद केजरीवाल जेल जाता, हेमंत सोरेन जेल को भिजाया जाता, केसीआर की बेटी जाती, केरल सीएम की बेटी पे केस लगती, क्यों कांग्रेस के लीडरों को क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? वो इस वजह से है भाइयों, क्योंकि आज मोदी का अगर सबसे बड़ा ताकत है तो वो है राहुल गांधी। ये सुन के आपको हैरान होगा, मैं जानता हूं, बट राहुल गांधी की नादानी और उसकी नाकामी और नाकाबिलियत सबसे बड़ी ताकत है मोदी की। जहां जहां कांग्रेस है और जहां जहां वोटों का बंटवारा होता है वहां फिर एक बार फायदा बीजेपी का होता है। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, हमको भी बहुत कोशिशें की है, हमारे साथ भी बहुत कोशिशें की गई है, हमको डराने की, धमकाने की, साजिशें की गई, अरेस्ट करने की केसीआर साहब के हद तक, पर हम डरे नहीं। वादा है आपसे, गर्दन भी कट जाए परवाह नहीं, सर नहीं झुकाएंगे मोदी के सामने। जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, सर नहीं झुकाएंगे इनके सामने, इनके साथ नहीं चलेंगे। आप यकीन मानिए, साथ दीजिए, विश्वास में लीजिए। आज एक मौकफरस्त आदमी सिकंदराबाद हल्के से कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहा, उसका नाम है दानम नागेंद्र। उसका काम, भाइयों गाली मत दो, उसका काम है लैंड ग्रैबिंग, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम उसको। वो आदमी को खिदमत करना नहीं जानता। 24 साल से ये आदमी, हमारे पद्माराव साहब, आपके आवाम के खिदमत में केसीआर साहब के छोटे भाई है, सेक्युलर लीडर है। अब दानम नागेंद्र जैसा आदमी जो कल बीआरएस के टिकट पे जीता, आज कांग्रेस के टिकट पे से लड़ रहा, इस्तीफा दिए बगैर। अगर कल आप जिताएंगे, उसको वोट देंगे, क्या गारंटी है कि ये आदमी बीजेपी में डुबकी नहीं मारता? मुझे कोई बताएगा? कोई गारंटी देगा? कोई? रेवंत रेड्डी देगा? नागेंद्र देगा? कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं। ये भी मोदी की गारंटी की तरह ही है, ये भी वैसे ही है। आप याद से देखना, इससे पहले भी कर चुका ये कारनामा। आसिफ नगर से जिताए थे आप, इमीडिएटली तेलुगु देशम से जीते, राजशेखर रेड्डी सीएम बनते ही उनके पार्टी में डाइव मार दिए। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, वोट अगर अब हम लोग गलती से, कोई दिल्ली वाला आ गया, कोई और आ गया, पैगाम दिया कि भाई आप कांग्रेस को वोट दो, हम सब दे रहे हैं, तो उनको आप समझाओ,
रिवर्स काउंसलिंग करो, समझाओ कि यहां के हालत अलग है, यहां बीआरएस हैं जो लड़ सकती है और हरा सकती है बीजेपी को। आप गलतफहमी में हो कि कांग्रेस के साथ कुछ हो सकता है। जहां जहां कांग्रेस के हुकूमत थे वहां पे ये लोग आसानी से उनको तोड़ दिए, कमर तक तोड़ दिए और खत्म कर दिए। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, केसीआर साहब, उनकी हुकूमत 9.5 सालों में आपके लिए कितनी बड़ी रकम खर्च की है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, शायद आप नहीं जानते। मैं एक चीज 1 मिनट के लिए वो भी बताना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़ है वहां पे। मालूम है आपको वहां की बजट क्या है माइनॉरिटी वेलफेयर की? वहां की बजट है उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी वेलफेयर की 1600 करोड़। 4 करोड़ आवाम के लिए 1600 करोड़। उसके बाद आता है नंबर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2.5 करोड़ मुसलमान हैं और वहां पे बजट है 2100 करोड़। 2.5 करोड़ आबादी के लिए 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1.5 करोड़ और वहां की बजट है 670 करोड़। 1.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 670 करोड़। उसके बाद है कर्नाटक, 90 लाख और वहां की बजट है 2200 करोड़। और उसके बाद आता है तेलंगाना, जहां की आबादी है 50 लाख और यहां पे हमारी आखिरी बजट थी 2200 करोड़। इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, 10 साल में मुझे एक हुकूमत दिखाई है हिंदुस्तान में, 10 साल में जिसने 12,000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किया हो। किस चीज पे खर्च करें हम? बच्चों की शादियों के वास्ते, आपके बच्चों की तालीम के वास्ते, टिम्बरिस के स्कूल, 204 स्कूल तश्कील किए गए। मुझे एक रियासत बताओ तेलंगाना के अलावा पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कांग्रेस का हो, जो और पार्टी का हो, जहां हमारे खवातीनों को, हमारे बच्चियों को भी आज अच्छा सा अच्छा तालीम, उन पे 1,20,000 रुपया खर्च करके अच्छा सा अच्छा तालीम दिलाने वाला एक मुझे हुकूमत दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, आप पिछले 10.5 साल में कभी भी आपको कोई जगह, कभी भी आपको यह महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप मुसलमान हैं, आप कोई और मजहब के हैं, आप हिंदू नहीं हैं। क्योंकि केसीआर साहब खुद हिंदू हैं, अपना धर्म पालन करते हैं, वो भी यादाद्री मंदिर बनाए, यज्ञ करते हैं, बट दूसरों का तहजीब और दूसरों का रीत और रिवाज का भी तहजीब के साथ इज्जत देते हैं। यह है रियल सेक्युलर लीडर, रियल हिंदू लीडर। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हमको किसी के साथ कोई समझौता नहीं है, हमको किसी के साथ जाने की जरूरत भी कोई नहीं। इलेक्शन के बाद भी मैं वादा करता हूं आपसे, आप एक आवाम से, हमारे भाइयों से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, बहनों से भी, आप मेहरबानी करके आप सही सही जवाब दें। मेरे को कोई खुश करने के लिए आप जवाब ना दें। आप में से किसको लगता है कि 5 महीने पहले जब केसीआर की हुकूमत थी तब हालत बेहतर था हैदराबाद का? किसको लगता है? जरा हाथ उठा दें, किसको भी लगता हो। आप सबको लगता है कि केसीआर का हुकूमत बेहतर था, बिजली की तकलीफ नहीं थी, पानी की किल्लत नहीं थी, रमजान तोहफा मिलता था, गरीबों के साथ इंसाफ होता था। तो मैं बस आपके साथ एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि केसीआर की हुकूमत बेहतर थी, भाइयों एक ही काम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परसों 13 तारीख के दिन कार के निशान पे वोट दो, 10-12 सीट हमें दे दो। 6 महीने के अंदर फिर एक बार केसीआर 6 महीने के अंदर राज करेंगे और पूरे सियासत उनके इतराफ में घूमेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे सेक्युलर लीडर, ऐसे अमन पसंद लीडर, उनको ताकतवर बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि हम और आप मिलके मिसाल बने हिंदुस्तान के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, मोदी कह रहे थे अमृतकाल, किसके लिए था भाई अमृतकाल? बड़े बड़े अदानी और अंबानी के लिए अमृतकाल, और गरीबों का हो गया बुरा हाल पूरे हिंदुस्तान में। चाहे आप कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर गरीब का हाल बुराई है आज हिंदुस्तान में। इसलिए मैं कहता हूं, आज हर चीज महंगा हो गया, 400 सिलेंडर 1200 हो गया, आज हर चीज, डीजल दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। इसलिए आखिरी में एक ही चीज कहता हूं, मोदी कह रहे हैं आजकल अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। याद रखो ये बात, ध्यान से सुनो, याद रखो,
हाँ जरूर जाएगा 400 पार। अब की बार 400 पार जाएगा। कैसे जाएगा, क्या जाएगा? अगर मोदी को किसी ने वोट दिया, हाँ 400 पार जाएगा पेट्रोल, 400 पार जाएगा डीजल, और सिलेंडर बहनों सुन लो 4000 पार कर जाएगा, याद रख लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक ताकतवर लीडर, केसीआर जैसे ताकतवर लीडर को आप मदद दो। मुझे एक जलसे पे जाना है मशीराबाद में, आखिरी मीटिंग है, इस वास्ते हमें यहां से रुखसत होने की परमिशन दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि 13 तारीख के दिन अच्छे तादाद में आप वापस आएंगे और कार के निशान पे वोट दीजिएगा जरूर, कार के निशान पे। जय तेलंगाना।